यूनिट 12 अध्याय 12 संगम कास। तमिल भाषा का प्राचीनतम साहित्य संगम साहित्य के नाम से विख्यात है। संगम का अर्थ संघ या परिषद होता है। संगम साहित्य में दक्षिण भारत के जनजीवन की झांकी है वो मिलती है। संगम शब्द सर्वप्रथम प्रयोग नैनार अपार ने किया और कात्यायन के वार्तिक में चोल एवं पांड्य राज्यों का उल्लेख है। संगम संस्कृति की महापाषाणीय संस्कृति से साम्यता एस.डी. सांकरिया ने बताई और कोडुमनल से 150 से अधिक महापाषाणीय समाधान प्राप्त हुए हैं एवं मणिमेखले महाकाव्य में अंत्येष्टि संस्कार तथा महापाषाणीय समाधान पत्तियों का उल्लेख है। संगम साहित्य में 3 महत्वपूर्ण चोल, चेर, पांड्य का उल्लेख मिलता है। चोल, चेर और पांड्य, ठीक है। इनमें से चेर सबसे अधिक उल्लेख है, शेरों का सबसे अधिक उल्लेख है और सबसे प्राचीन वंश ये शेर, ठीक है। संगम साहित्य में 3 महत्वपूर्ण राज्य चोल, चेर, पांड्य का उल्लेख मिलता है। शेर सबसे अधिक प्राचीन है, ठीक है। और पांड्य शासकों के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए और जिसमें संकलित साहित्य को संगम साहित्य की संज्ञा दी गई। प्रथम संगम मदुरा में, द्वितीय कपाटपुरम में और तृतीय संगम मदुरा में आयोजित किया गया था। यानी पहला और तीसरा मदुरा में आयोजित किया गया था, ठीक है। और जो 20 वाला द्वितीय है वो कपाटपुरम में आयोजित किया गया था, ठीक है। और तीनों संगम की कुल अवधि 9,950 वर्ष बनी जाती है और 197 पांड्य राजाओं ने इसे संरक्षण प्रदान किया। प्रथम संगम साहित्य का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है और तृतीय संगम के भी अधिकांश ग्रंथ है वो नष्ट हो गए, लेकिन अवशिष्ट तमिल साहित्य के तीसरे संगम से ही संबंधित है। तुल्लकापियम है वो द्वितीय संगम की एकमात्र उपलब्ध प्राचीनतम साहित्य है। तुल्लकापियम किसकी है? द्वितीय संगम की है, ठीक है। और इसके रचनाकार कौन है? तुल्लकापियर थे। तुल्लकापियम के रचनाकार तुल्लकापियर थे जो अगस्त ऋषि के 12 शिष्यों में से एक थे। जो अगस्त ऋषि के 12 शिष्यों में से एक थे, ठीक है। और ये सबसे प्राचीन तमिल व्याकरण ग्रंथ है जो सूत्र शैली में, किस शैली में? सूत्र शैली में, ठीक है। प्राचीन तमिल ग्रंथ है व्याकरण का। और तुल्लकापियम में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। तुल्लकापियम में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। और तिरुकामपुलियर चेर, चोल एवं पांड्य 3 राज्यों का संगम स्थल था। कौन सा? तिरुकामपुलियर, ठीक है। और तीनों संगम का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो अगपुरुल 8वीं सदी के भाषा भूमिका में मिलता है। संगम साहित्य से ज्ञात है कि दक्षिण में आर्य सभ्यता का विस्तार ऋषि अगस्त्य एवं कौंडिन्य ने किया था, ठीक है। और संगम साहित्य का काल रामचंद्र शर्मा के अनुसार 300 से 600 ईस्वी के बीच था, जबकि नीलकंठ शास्त्री ने पुस्तक हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया में 100 ईस्वी से 250 ईस्वी माना है, ठीक है। श्रीनिवास अयंगर ने संगम काल की तिथि 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक मानी है, ठीक है। और आज आर्य शर्मा ने संगम साहित्य मोटे रूप से 2 भागों में बांटा है, आख्यानात्मक और उपदेशात्मक। क्या? आख्यानात्मक और उपदेशात्मक। आख्यानात्मक ग्रंथ मेलकनकु, जो आख्यानात्मक ग्रंथ है वो मेलकनकु अर्थात 18 मुख्य ग्रंथ कहलाते थे, मेलकनकु, ठीक है। और जो उपदेशात्मक ग्रंथ है वो किल्लकनकु। उपदेशात्मक क्या है? किल्लकनकु अर्थात 18 लघु ग्रंथ। 18 मुख्य ग्रंथ वो है आख्यानात्मक मेलकनकु और 18 जो उपदेशात्मक ग्रंथ किल्लकनकु, जो कितने हैं? 18 है लघु ग्रंथ, ठीक है। ये लघु ग्रंथ कहलाते हैं। उपलब्ध संगम साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। संगम साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पट्टुपाटु। क्या? पट्टपाटु या पट्टुपाटु, ये 10 गीतों का संग्रह है। पट्टपाटु क्या है? 10 गीतों का संग्रह है। और उसके बाद एटुटोके या इथुटोके, तो इनको एटुटोके इसको कह सकते हैं, ठीक है। एटुटोके ये आपके 8 गीतों का संग्रह है। 8 गीतों का संग्रह एटुटोके। पट्टुपाटु 10 गीतों का संग्रह। और एटुटोके में 8 गीत है। कौन कौन से? ननिने, कुरुनथोके, ये है एन कुरुनुरु। उसके बाद पदिरुपत्तु, ठीक है। उसके बाद परिपादल, उसके बाद कल्ली थोके और अहिना नूरू और पूर्णा नूरू। ये दोनों पूछे गए थे यूपीएससी में। अहिना नूरू और पूर्णा नूरू क्या है, ठीक है। तो ये 8 याद कर लो। ननी ने 8 गीत है, किसमें? एटुटोके जो ग्रंथ है उसमें 8 गीत है। ननी ने, कुरुनथोके, एकरू नूरू और पदिरिपट्टू और परिपादल, कल्ली थोके, अहिना नूरू और पूर्णा नूरू, ठीक है। नेक्स्ट परिपद्दु में 10 कविताएं। जो परिपद्दु है ये इंपॉर्टेंट है। परिपद्दु एक एटुटोके का जो गीत है, चौथा गीत है। परिपद्दु में 10 कविताएं। कितनी? 10 कविताएं। इसमें 6 राज्यों में प्रचलित कलश समाधानों का उल्लेख, समाधियों का उल्लेख है।
संगम साहित्य की दो मुख्य वस्तु है। पहली है अहूम। अहूम, इसका संबंध प्रेम से है। अहूम का संबंध तो अहूम का संबंध प्रेम से है। और दूसरी है पूरम। ये पूरम युद्ध के बारे में। पूरम किसके बारे में? युद्ध के बारे में और शासकों की उपलब्धियां हैं। शासकों की जो उपलब्धियां हैं युद्ध के बारे में पूरम कहलाती है। ठीक है। और नोट, संगम साहित्य धार्मिक नहीं, ध्यान रखना, जो संगम साहित्य है वो धार्मिक कदापि नहीं है। 10 कविताओं का संग्रह पट्टू पट्टू। 10 कविताओं का संग्रह पट्टू पट्टू है, वो तीसरे संगम के दौरान लिखा गया था। ये इंपॉर्टेंट है कि जो पट्टू पट्टू है 10 कविताओं का संग्रह है। 8 कविताओं का तो वो एटू दो के है, लेकिन पट्टू पट्टू 10 कविताओं का संग्रह है। ये आपके जो तीसरे संगम के दौरान लिखा गया था। किससे? इसके कौन से संगम के दौरान? तीसरे संगम के दौरान ये लिखा गया था। और 10 गीतों के संग्रह में नक्किरर, 10 गीतों के संग्रह में जो नक्किरर है, नक्किरर द्वारा लिखी गई नेडुल अलवदे में पांड्य राजा नेडुन जेलियन वो उसकी रानी का वर्णन है। रुद्रन कन्नाड द्वारा लिखित रुद्रन कन्नाड द्वारा लिखित पतिन पल्ले भी पट्टू पट्टू की एक कविता है। पट्टू पट्टू की एक कविता है। क्या? पतिन पल्ले ये कविता। ठीक है। और ये बुहार, इनकी जो कावेरी है पटना में, उसको पहले बुहार कहा जाता था। ठीक है। उस पर लिखी गई है। ठीक है। संगम साहित्य में 8 गीतों के एक संग्रह को एटुटोके कहा गया है। जो 8 गीतों का संग्रह उसको एटुटोके कहा गया है। इसमें 8वां गीत पुरनानूर सबसे प्रसिद्ध है। जो पुरनानूर है 8वां गीत वो सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है। इसमें कपिल सार, अव्वे, कोवूर, किलार सहित 150 कवियों का कविताओं का संग्रह है। ठीक है। और इन कविताओं में तमिल सामाजिक इतिहास की झलक मिलती है। तमिल सामाजिक इतिहास की झलक मिलती है। और अग्नानूरू में 400 प्रणय गीत है। जो अग्नानूरू है उसमें 400 प्रणय गीत है। ठीक है। और एटुटोके के चौथे संग्रह पद्दिरपत्तु में 10 कविताएं। पद्दिरपन्नु या पद्रों में कितनी? 10 कविताएं। इसमें से 8 शेर शासकों की प्रशस्ति मिलती है। 18 लघु गीतों का एक संग्रह पड्डिने किल्लक नगु ये क्या है? 18 लघु गीतों का संग्रह है, पड्डिने किल्लक नगु है। और इसमें तिरुवल्लुर द्वारा लिखा गया तिरुकुरल, ये जो तिरुवल्लुर है उसके द्वारा लिखा गया तिरुकल्लुर। किसमें? तिरुकल्लुर क्या है? तिरुकल्लुर एक गीत है। ठीक है। कि लघु गीत है जो किल्लक नगु जो ग्रंथ है उसमें है। ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया था? तिरुवल्लुर द्वारा। और कुरल तमिल ग्रंथ दर्शन है। कुरल क्या है? तमिल दर्शन ग्रंथ है। कुरल, ध्यान रखना, कुरल तमिल दर्शन ग्रंथ है। तथा दूसरा प्राचीन तमिल ग्रंथ भी है। तथा सेकंड ओल्डेस्ट तमिल ग्रंथ भी है। कौन सा? कुरल क्या है? कुरल दर्शन पर आधारित है, यह ध्यान रखना। ठीक है। और तिरुकुरल को तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ भी माना जाता है। और तिरुकुरल को तमिल साहित्य का जो आधार ग्रंथ है वो भी इसको माना जाता है। और इसकी गणना है जो साहित्यिक त्रिवर्ण इसकी गणना साहित्यिक त्रिवर्ण में की जाती है। कौन सी त्रिवर्ण में? धर्म है, अर्थ है, काम के अंतर्गत की जाती है। ठीक है। और इस ग्रंथ की रचना श्रीलंका के शासक इल और उसके पुत्र को शिक्षित करने के लिए की गई थी। और इसे लघु वेद, पंचम वेद अथवा तमिल बाइबिल भी कहते हैं। किसको? तिरुकुरल को क्या कहते हैं? लघु वेद, पंचम वेद तथा बाइबिल, 30 तमिल बाइबिल भी कहते हैं। इसमें 133 खंड है और प्रत्येक में 10 कविताएं हैं। 133 खंड है और प्रत्येक में कितनी? 10 कविताएं और कुल 1330 कविताएं हैं। कुरल 3 पुस्तकों में है। पहला है अरम, द बुक ऑफ वर्च्यूज, धर्म, खंड 1 से 38 तक। उसके बाद है पौरुल, द बुक ऑफ पॉलिटी, अर्थ। ठीक है। अर्थ, ये धर्म अर्थ पर है। ठीक है। इसमें खंड 39 से 108। ठीक है। उसके बाद है इनबम, ये बुक ऑफ लव, ये काम की है, यानी खंड है 109 से 133। ठीक है। तो ये आपकी जो कुरल है वो 3 पुस्तकों में से है। अरम, पौरुल और इब्न, 3 भागों में। बुक ऑफ वर्च्यू, बुक ऑफ पॉलिटी, बुक ऑफ लव, धर्म, अर्थ, काम। ठीक है। अगस्त्य ऋषि ने अगस्त्यम नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगस्त्य ऋषि ने अगस्त्यम नामक ग्रंथ की रचना की थी जो अप्राप्त है। और शिल्पाधिकारम तथा और मणिमेखले संगकालीन महाकाव्य है। संगमकालीन क्या है? संगमकालीन महाकाव्य है। कौन कौन से? शिल्पाधिकारम और मणिमेखले संगमकालीन महाकाव्य है। शिल्पाधिकारम का लेखक जैन है। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन है? जैन है, जो सेन गोटवन का भाई तथा इस महाकाव्य की नायिका कौन है? कन्नगी। नायिका कौन है? कन्नगी है। ठीक है। और इसमें कुल 30 सर्ग एवं 3 खंड है। ये प्रेम गाथा है। शिल्पाधिकारम और मणिमेखले क्या है? मणिमेखले नहीं, शिल्पाधिकारम क्या है? एक प्रेम गाथा है। ठीक है। और नायिका कौन है? कन्नगी है। ठीक है। और इसमें कुल 30 सर्ग है और 3 खंड है। ठीक है। प्रेम गाथा। इसे तमिल साहित्य का रत्न भी कहते हैं। ये प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें कन्नगी पूजा का उल्लेख है। इस ग्रंथ में मगध, वत्स एवं अवंती का उल्लेख है।
एवं 32 प्रकार के सूती वस्त्रों की चर्चा की गई है। शिल्पादिकारम का नायक कोवलम, शिल्पादिकारम का जो नायक है वो कौन है? कोवलम है। और कन्नकी नायिका है। तो कोवलम है वो एक क्या है? व्यापारी है। कोवलम एक व्यापारी है जो माधवी नामक गणिका पर अपना सारा धन गवाकर अपनी पत्नी कन्नकी के पास आता है। ठीक है। और कोवलम एवं कन्नकी काबुली नामक जैन भिक्षुणी के साथ मदुरा के लिए रवाना होते हैं। और मदुरा में कोवलन पर रानी की एक पायल नुपुर चुराने का झूठा आरोप लगाता है। वो राजा कोवलन को जल्दबाजी में मृत्युदंड दे देता है और कन्नकी अपने पति को निर्दोष साबित करती है। निर्दोष कोवलन को मृत्युदंड देने की गिलानी में राजा की मृत्यु हो जाती है तथा कन्नकी के शाप से मदुरा जलकर राख हो जाता है। वो जलकर राख हो जाता है। मणिमेखले क्या है? मणिमेखले ये महाकाव्य वणिक कथा से संबंधित, किसके? वणिक कथा से संबंधित है। इसमें 10 सर्ग है। कितने? 10 सर्ग है और वणिक कथा से संबंधित है। ठीक है। और नायिका क्या है? मणिमेखले। नायिका मणिमेखले है। और इस ग्रंथ में महायान बौद्ध धर्म, क्या महायान जो बौद्ध धर्म है तथा तर्क शास्त्र की भ्रांतियों की एक लंबी सूची, कांची में पड़े अकाल और संगम कालीन चित्रकला की जानकारी मिलती है। ठीक है। ये चित्रकला की जानकारी मिलती है। मणिमेखले में कोवलन एवं माधवी की बेटी मणिमेखले कन्नकी से प्रेरणा लेकर अंत में बौद्ध भिक्षु बन जाती है। मणिमेखले का लेखक मधुरे का बौद्ध अन्य व्यापारी शीतले सतनार था। ठीक है। शीतले सतनार था इसका मणिमेखले का। और इसकी कथा दार्शनिक शास्त्रार्थवादियों के लिए ताने बुनी गई है। प्रोफेसर मेहनडाले ने शिल्पादिकारम को तमिल काव्य का इलियड और मणिमेखले को तमिल काव्य का ओडिसी कहा है। ठीक है। ओवेयार तथा नचेलियर संगम काल की दो प्रसिद्ध कवियत्रियां विदुषी स्त्रियां थी। कौन से? अवेयर और नचेलियर। ये क्या है? संगम काल की दो प्रसिद्ध कवियत्रियां। ठीक है। ओवेयार और नचेलियर। और पट्टू पाटू में कावेरी पट्टनम पर रचित एक लंबी कविता है। पट्टू पाटू कावेरी पट्टनम तक रचित एक लंबी कविता है कावेरी पट्टनम पर। ठीक है। और पट्टिन पाले भी कावेरी पट्टनम पर लिखी गई एक लंबी कविता है। और इसकी रचना रुद्रन कन्नार ने की थी। पट्टू पाटू या पट्टू पाटू, ये वो जो ऊपर ग्रंथ पटा वो ग्रंथ अलग है, ये अलग है। ये जो पट्टू पाटू ये कावेरी पट्टनम पर रचित एक लंबी कविता है। और पट्टिन पल्ले ये कावेरी पट्टनम पर लिखी एक लंबी कविता है जिसकी रचना रुद्रन कन्नार ने की थी। ठीक है। रुद्रन कन्नार ने की थी पट्टिन पाले। और परिपादल 70 गीतों का एक संगमकालीन चयनिका है। परिपादल क्या है? परिपादल एक संगमकालीन चयनिका है, संग्रह है जिसमें मयूर नृत्य का वर्णन है। और परिपादल संगम दर्शन ग्रंथ है। परिपादल संगम दर्शन ग्रंथ है। 5 प्रमुख महाकाव्य शिल्पादिकारम, ठीक है, मणिमेखले, ये प्रमुख महाकाव्य। ठीक है। शिल्पादिकारम, मणिमेखले, शीतले सतनार। ठीक है। इसकी रचना की थी आपके। ठीक है। तो मेरे का शिल्पादिकारम है, शिल्पादिकारम, इसके लेखक कौन है? इलांगो अडिगल है। क्या है? इलांगो अडिगल है। इलांगो अडिगल शिल्पादिकारम के लेखक है। ठीक है। और मणिमेखले के शीतले सतनार। इसके बाद जो जीवक चिंतामणि है इसके लेखक कौन थे? ये 10वीं शताब्दी में रचित एक महान तमिल महाकाव्य है। ठीक है। और पंच महाकाव्य जो उसमें उसका एक हिस्सा है। ठीक है। और ये इसके जो लेखक है वो है तिरुतक देवर। ये जैन मुनि या भिक्षु था तिरुतक देवर। तो उसकी है जीवक चिंतामणि तिरुतक देवर की। ठीक है। उसके बाद ये वल्लेपति, इसका लेखक का तो फिक्स पता नहीं है लेकिन तमिल एक जैन कवि था, जैन भिक्षु था, उसके द्वारा की गई थी। और ये आपका जो संगम के बाद का साहित्य में आता है। ठीक है। संगम के बाद का साहित्य आता है। ठीक है। और ये किसके बारे में? ये जैन मूल्यों, वैराग्य और नैतिक सिद्धांतों का प्रसार करता है वल्लेपति। उसके बाद है कुंडलकेशी। ये क्या है? इसके लेखक सबसे पहले बात करते हैं नाथ कुतनार है। नाथ कुतनार इसके लेखक है, नाथ कुतनार कुंडलकेशी के। और ये 10वीं शताब्दी में लिखा गया था। और तमिल बौद्ध महाकाव्य है। क्या है? बौद्ध महाकाव्य है ये। ठीक है। बौद्ध महाकाव्य, ये जैन है, ये बौद्ध महाकाव्य है। ठीक है। और ठीक है, देख लिया। अब देखते हैं प्रमुख संगम साहित्य। देखते हैं प्रमुख संगम साहित्य और रचनाकार। तुल्लकाप्पियम, ये किसकी है? तुल्लकाप्पियर की है। ठीक है। नाम से ही स्पष्ट है, तुल्लकाप्पियर। ठीक है।
ये शिल्पाधिकारम ये नूपुर की कहानी शिल्पाधिकारम ये इलंगो इलंगो आर्टिकल की है। उसके बाद मणिमेखले शीतले सतनार की, मणिमेखले किसकी है? शीतले सतनार की है, मणिमेखले शीतले सतनार की है, ठीक है। उसके बाद जीवक चिंतामणि ये जैन तिरुतंक देवर किसकी है? तिरुतंक देवर की है, ठीक है। कुरल किसका है? कुरल क्या है? तिरुवल्लुर की। कुरल के लेखक कौन है? तिरुवल्लुर। तिरुवल्लुर किसके? कुरल के लेखक है, ठीक है। अहनानुरु क्या है? अहनानुरु रुद्र शर्मन मामूलनार जिसको भी कहते हैं, मामूलनार भी इसका नाम है। रुद्र शर्मन की अहनानुरु उसकी है, ठीक है। उसके बाद मरुग्र मरुग्र रूपाय ये नक्कीर की है, मरुग्र रूपाय नक्कीर की है। संगम कवि कपिलर को परी नामक चेर राजा ने संरक्षण दिया। कपिलर ने परिणार कलित होके और कुरिंज पातु नामक ग्रंथ लिखे। मामूलनार नामक तमिल कवि ने नंदों एवं मौर्यों का उल्लेख किया है तथा नंदों ने कोश गंगा में छिपाया था और उसका भी उल्लेख किया है। जीवक चिंतामणि को विवाह की किताब भी कहा जाता है। और नच्चर विकनियर ने संगम कट्टियों पर टीका लिखी थी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चेर राज्य दक्षिण पश्चिमी। संगम साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन वंश चेर वंश है, ठीक है। और इसका ही सबसे अधिक उल्लेख है। चेरों का प्रतीक चिन्ह धनुष एवं राजधानी वांजी करूवर तथा दूसरी राजधानी तोंडी थी। चेर राज्य मालाबार केरल क्षेत्र में था। तीसरे संगम के समय एटुटोगे अष्टपदावली का चौथा संग्रह पदित्रपट्टू या पदिरुपट्टू है। और पदिरुपट्टू में 10 कविताओं का संग्रह है। इसमें 8 चेर शासकों की शौर्य गाथाओं का वर्णन मिलता है। और डॉक्टर एम एस अयंगर ने पदित्रुपत्तु को तमिल व्याकरण तथा रीति रिवाजों का कोश कहा है, ठीक है। और चेर राज्य का प्रथम शासक उदयन जेरल था। कौन था? उदयन जेरल था। उसने महाभारत में भाग लेने वाले वीरों को भोजन कराया था और उसने एक बड़ी पाकशाला भी बनवाई थी, ठीक है। चेर राज्य का प्रथम शासक उदयन जेरल था। उसने महाभारत में भाग लेने वाले वीरों को भोजन कराया था। उसने एक बड़ी पाकशाला भी बनवाई थी। इसे वन वारा मुवन एवं पेरून जोरम उद्यान भी कहा जाता है। लेडुन जेरल आदम इसने 7 राजाओं को पराजित कर अधिराज की उपाधि धारण की तथा समस्त भारत पर विजय प्राप्त कर हिमालय तक अपने साम्राज्य को बढ़ाया तथा हिमालय पर चेर राज्य का चिन्ह धनुष अंकित कर इम्मे वरम्बन एवं अधिराज की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है हिमालय तक सीमा वाला। और नेदुन जेरल ने मरन्य को अपनी राजधानी बनाया। वह यवन व्यापारियों को भी कैद किया। और नेदुन जेरल के पुत्र पेरून जेरल इरमपोई 190 ईस्वी के आसपास ने सामेल जिले में तगडू धर्मपुर के शासक को पराजित किया। और कुट्टवन को हाथियों का स्वामी कहा जाता है। यह सैन गुटुवन से पहले शासक बना था। ये सैन गुटुवन इसने लाल चेर तथा बला चेर भी कहा जाता है, ठीक है। यह चेर वंश का सबसे महान शासक था। यह इम्मे वरम्मन का पुत्र था। 190 ईस्वी के आसपास शासक बना था, ठीक है। और संगमकालीन कवि परिणर ने सैन गुटुवन का यशुगान किया है। उसके पास जहाजी बेड़ा भी था। और सैन गुटुवन ने उत्तर में चढ़ाई कर गंगा नदी को पार किया। शिल्पाधिकारम के अनुसार सैन गुटुवन को ने कुमारी सतीदेव की देवी की पूजा पत्तिनी पूजा कर्ण की पूजा के रूप में प्रारंभ कराई। इसमें उसने श्रीलंका के शासक गजबाहु प्रथम का भी सहयोग मिला। गजबाहु एक तमिल कवि इलंबोदियार के साथ सैन गुटुवन के दरबार में आया था। अंतिम चेर शासक सही था। इसने पांड्य नेडुन जेलिन ने परास्त किया। और आदिक ईमान नामक चेर शासक ने दक्षिण में गन्ने की खेती आरंभ की। चेर राज्य के प्रमुख बंदरगाह सभी पश्चिम में थे, ठीक है। चेर राज्य के प्रमुख जो बंदरगाह है वो सभी कहाँ पे थे? पश्चिम में थे, ठीक है। सभी पश्चिम में थे। तोंडी मुशिरी या मुजरिस कहा जाता है, ये होता है बंदर। नोरा या कैन्नौर, इसके बाद करूर या वांजी, इसके बाद करोरा। ये सभी चेर राज्य के बंदरगाह थे। कौन सा? तोंडी, मुशिरी, मुजरिस, ठीक है। बंदर, नोरा या कैन्नौर,
कंजरू, वांजी या करोरा। और बंदर छह राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। जो बंदर है वो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, पूछा जा सकता है कि किस राजवंश का था, तो ये क्षेर राजवंश का था। ठीक है, बंदर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ठीक है, और वट्टेलुतु, वट्टेलुतु क्षेरों की एक लिपि थी। वट्टेलुतु ये क्या है, एक लिपि है, किसकी है, क्षेर राजवंश की, क्षेर राज्य की लिपि है क्या, वट्टेलुतु। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं छोल राज्य, उत्तर पूर्व में थे, उत्तर पूर्व में छोल। ठीक है, छोल राज्य तमिलनाडु में पेन्नार तथा वेल्लालुरु, वेल्लारू नदियों के मध्य स्थित था। इसका प्रतीक चिन्ह बाघ था। बाघ किसका है, छोल का है। बाघ किसका है, छोलों का क्या है, बाघ। और छोलों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, मल्लूर थी। प्रारंभिक राजधानी क्या थी, मल्लूर थी। ठीक है, और बाद में उरेयूर, उरेयूर तथा तंजौर, तंजावुर को छोलों की राजधानी बनी। बाद में उरेयूर और तंजौर छोलों की राजधानी बनी। उरेयूर कपास, सूती वस्त्र व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था। उरेयूर कपास से सूती वस्त्र का प्रसिद्ध प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, इसका उरेयूर कपास से सूती वस्त्र व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था। एल्लारा नामक छोल राजा ने ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में, एल्लारा नामक छोल राजा ने ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में श्रीलंका, श्रीलंका कहाँ पे, श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर वहाँ 50 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, और करिकाल, करिकाल का शाब्दिक अर्थ झुलसे पैरों वाला, झुलसे पैरों वाला वो शत्रु दल के हाथियों का विनाश करने वाला है। करिकाल इस काल में सबसे महत्वपूर्ण छोल शासक था। इसने 190 ईस्वी के आसपास शासन किया। और ठीक है, चेरों ने 150 ईस्वी के आसपास छोल राजा करिकाल के पिता इलन जैतछेनी को मार डाला। और इलन जैतछेनी छोल वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक था जिसने उरेयूर को राजधानी बनाया था। ठीक, करिकाल उरेयूर को राजधानी बनाया था इसने इसने इलन जैतछेनी ने, इलन जैतछेनी ने। ठीक है, और करिकाल को उसके शासन के प्रारंभिक काल में पदच्युत कर दिया गया। और पट्टिन पाले में करिकाल की सफलताओं का वर्णन है। पट्टू पट्टू नामक कविता जो कावेरीपट्टनम पर लिखी गई है। करिकाल द्वारा कैद से भागने एवं बलपूर्वक राज सिंहासन व कावेरीपट्टनम पर अधिकार करने का वर्णन है। करिकाल ने बुहार जो आधुनिक कावेरीपट्टनम से सेवा कहते हैं, आधुनिक जिसे हम आधुनिक कावेरीपट्टनम कहते हैं, पुराना नाम क्या था, पुहार की स्थापना की तथा कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनाया। और पुहार कावेरी की सहायक नदी वेगई पर स्थित है। पुहार कहाँ पे है, कावेरी की सहायक नदी कौन सी है, वेगई, कावेरी की सहायक नदी वेगई है, वहाँ पे है ये आपका पुहार। ठीक है, और तंजौर के निकट वेणी, तंजौर के निकट वेणी, तंजौर के निकट वेणी में, वेणी की युद्ध में उसने चेर तथा पांडे राजाओं को, चेर तथा पांडे राजाओं के 11 राजाओं के समूह को पराजित किया। और उसमें प्रमुख वेलिर नामक राजा था। ठीक है, वाहे परंदलई की युद्ध में करिकाल ने 2 राजाओं को पराजित किया। करिकाल ने छेर शासक पेरुंजेरल को पराजित किया। करिकाल ने उद्योग धंधा तथा कृषि को प्रोत्साहन दिया तथा सिंचाई के लिए तालाब भी खुदवाए। करिकाल ने ही संगीत में रुचि थी, वह 7 स्वरों का ज्ञाता, भागीरथ का विशेषज्ञ था। और करिकाल वैदिक धर्म का अनुयायी था। करिकाल वैदिक धर्म का अनुयायी था। करिकाल ने कवि पट्टिन पल्ले का रचिता को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। करिकाल के बाद शासक बने तोंडईमान इलंदियान ने कांची से शासन किया। और इसके 4 गीत संगम साहित्य में है। ठीक है, और पेरू नर किल्ली नामक एक छोल राजा ने राजस्व युग किया। छोलों का सर्वप्रथम उल्लेख कात्यायन ने किया था। किसने किया था, कात्यायन ने किया था। और संगम काल में छोल शासकों ने कुंभकोणों में विशाल कोषागार की व्यवस्था की। पांड्य राज्य या सुदूर दक्षिण, पांड्य राज्य सुदूर दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित था। इसकी राजधानी क्या थी, मदुरै थी। पांड्य राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में। ठीक है, कहाँ पे, पांड्य राज्य का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो कहाँ पे है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में है। और पांड्यों का प्रतीक चिन्ह मछली कार्प था। और इसकी प्रारंभिक राजधानी करिकई कौलची थी। और बाद में मदुरा राजधानी बनी। ठीक, कोरकई ताम्रपर्णी नदी जो मदुरै वेंगई नदी के तट पर, ध्यान रखना, ये जो कोरकई है वो किस नदी के किनारे, ताम्रपर्णी नदी के किनारे। ठीक है, और मदुरै है वो किस नदी के किनारे है, वेंगई नदी के किनारे, वेंगई नदी के किनारे, मदुरै वेंगई नदी के किनारे, ध्यान रखना। ठीक है, और वेंगई या वेगी नदी पांड्यों की जीवन रेखा थी। वेंगई या वेगी नदी वो नदी पांड्यों की जीवन रेखा थी। ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ पांड्याज। ठीक है, और पांड्यों का उल्लेख मैगस्थनीज ने भी किया है। पांड्यों का उल्लेख मैगस्थनीज ने भी किया है। और मैगस्थनीज के अनुसार पांड्य राज्य मात्र सत्तात्मक था। कहना था मात्र सत्तात्मक था। और वहाँ पर एक स्त्री का शासन था। पांड्य राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। नेडियोन ने समुद्र पूजा प्रारंभ कराई एवं
पहरुली नदी को अस्तित्व प्रदान किया, पहरुली नदी को अस्तित्व प्रदान किया। और पलसालई मुदुकुमी वेल विकुड़ी दानपत्र के अनुसार ये पांड्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक राजा था। उसने अनेक वैदिक यज्ञ कराए। उसने पलशाले अनेक यज्ञशालाएं बनाने वाला तथा महेश्वर की उपाधि धारण की। और नेंडू नेडून नेडून जेलियन ये सबसे विख्यात पांड्य शासक था। और नेडून जेलियन ने तलेयांग तलेयाल तलेयालंगानम के युद्ध में विजय प्राप्त की। और नेडून जेलियन स्वयं कवि था तथा कवियों का संरक्षक था। कवियों का संरक्षण था। और नेडून जेलियन ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में अपना दूध भेजा था। और शिल्पाधिकारम के नायक कोवलन शिल्पाधिकारम के नायक कोवलन ने नेडून जेलियन ने ही मृत्युदंड दिया था। और मधुर कांची नामक कविता में नेडून जेलियन के शासन का विवरण मिलता है। इसकी रचना पाबूदी मरुदनाथ ने की थी। और नल्लीव कोडन अंतिम पांड्य शासक था। पांड्यों की प्रारंभिक राजधानी कोरकई मोतियों के लिए विख्यात थी। ठीक है। कालाब्रों का विद्रोह छठी सदी में दक्षिण भारत में कालाब्रों के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। कालाब्रों ने चेर चोल एवं पांड्यों को बंदी बना लिया। और कालाब्रों को दुष्ट शासक कहा जाता है। कालाब्रों ने ब्राह्मण को मिले ब्रह्मदेह अधिकार समाप्त कर दिए। ठीक है। और संभवत कालाब्र बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कालाब्र संभवत बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। कालाब्र बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। कालाब्र विद्रोह को पांड्यों, पल्लवों और वातापी के चालुक्यों की सम्मिलित प्रयास से ही दबाया जा सका। यह कालाब्र विद्रोह दक्षिण भारत की तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ था। और कालाब्र विद्रोह जनजाति से शुरू हुआ था। कैसा था? जनजाति से शुरू हुआ था कालाब्र विद्रोह। ठीक है। उसके बाद राजनीतिक व्यवस्था देखते हैं। संगमकालीन प्रशासन राजतंत्रात्मक था। कैसा था? राजतंत्रात्मक था। और राजपद वो वंशानुगत होता था। ठीक है। राजपद वंशानुगत होता था संगमकालीन। ठीक है। और राज्य को मंडल कहा जाता था। राज्य को क्या कहा जाता था? मंडल कहा जाता था। और समस्त अधिकार राजा में नहीं थे। समस्त अधिकार किसमें? राजा में नहीं थे। और राजा को मन्नम, वेंदन, कार्यवन, इरेवन आदि उपाधियां दी गई थी। ये उपाधियां राजा एवं देवता दोनों के लिए होती थी। और राजा के सर्वोच्च न्यायालय या राज्यसभा देवता के लिए होती थी, दोनों के लिए होती थी। राजा और देवता दोनों के लिए होती थी। राजा के सर्वोच्च न्यायालय या राज्यसभा को मंदरम कहा जाता था। मंदरम किसको? राजा का जो सर्वोच्च न्यायालय या राज्यसभा को क्या? मंदरम कहा जाता था संगम काल में, मंदरम। ठीक है। और तथा राजा का जन्मदिन पेरुनल कहलाता था। ठीक है। राजा का जो जन्मदिन है वो क्या कहलाता था? पेरुनल कहलाता था। और राजा के दरबार को क्या? नलबे कहा जाता था। राजा के दरबार को नलबे कहा जाता था। और राजा के पुत्रों को एलेगो, वही राजा के जो पुत्र होते थे उसको कहते थे इलेगो। ठीक है। और युवराज को कोमहन कहा जाता था। और कवियों द्वारा साई ढोल मुरचू को बजाकर सुबह राजा को नींद से जगाया जाता था। और राजा की सुरक्षा हेतु सशस्त्र महिलाएं नियुक्त होती थी। ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। ये नाडू, ये संगमकालीन प्रशासनिक शब्दावली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। ठीक है। अब संगमकालीन प्रशासनिक शब्दावली देखते हैं। ठीक है। नाडू ये प्रांत को कहा जाता था। नाडू किसको? प्रांत को कहा जाता था। पेरूर बड़े गांव, जो बड़ा गांव होता था उसको पेरूर कहा जाता था। सिरेयूर ये छोटा गांव। कि उरेयूर भी एक नगर था जिसका नाम था कपास के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। राजधानी भी थी पांड्यों की। ठीक है। तो ये सिरेयूर क्या है? एक छोटा गांव। उर नगर कहा जाता था। ठीक है। उर किसको? नगर को। ठीक है। मुडूर पुराना गांव। मुडूर क्या? पुराना गांव। पट्टिनम ये तटीय शहर होता था। उसको क्या कहा जाता था? पट्टिनम। ठीक है। और पेडियल ये सार्वजनिक स्थल को कहा जाता था। अवे छोटे गांवों की सभा होती थी, उसको अवे कहा जाता था। ठीक है। अमियाचार ये मंत्री होता था। ठीक है। और ये क्या? गुप्तचर होता था। दूतार ये राजदूत होता था। साले ये प्रमुख सड़क होती थी, उसको साले कहा जाता था। ठीक है। प्रमुख सड़क को साले। ठीक है। उसके बाद प्रमुख सड़क को साले और तेरू प्रमुख गली थी। एक बार और देखते थे, रीके कर लेते। नाडू प्रांत को, पेरूर बड़े गांव को, सिरेयूर छोटे गांव को, और नगर को, मुंडूर पुराना गांव को, पट्टिनम तटीय शहर को, पेडियल
सार्वजनिक स्थल को अभय 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 छोटो गांव की सभा को, अमियाचार मंत्री को, और रात गुप्तचर को, दूता राजदूत को, साले प्रमुख सड़क को, और तेरू तेरू प्रमुख गली को कहता था। प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री ने संगम काल में दो प्रशासनिक संस्थाएं बताई है। ठीक है, एक होती है एन पेरुमुकुलु, एन पेरुमुकुलु, एन पेरुमुकुलु। इसमें मंत्री अमियाचार पुरोहित होता, मंत्री अमियाचार जो कहते थे वो पुरोहित, सेनानायक, दूत व गोपसर और रारिया वे नामक 5 अधिकारी होते थे जो राजा की शक्ति पर नियंत्रण रखते थे। उसके बाद एन पेरियाम, एन पेरायम, एन पेरायम इसमें नौकरशाह, प्रबुद्ध नागरिक और तीनों सेनाओं के अंग होते थे। और सेना के सेनापति को एनआरडी, सेना का जो सेनापति तो उसका होता था उसको एनआरडी की उपाधि दी जाती थी। उसको क्या दी जाती थी, किस कैसी उपाधि दी जाती थी, एनआरडी की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, और सेना की अग्र टुकड़ी को तुसी, सेना की जो अग्र टुकड़ी को तुसी, पिछली टुकड़ी को कुले कहा जाता। और सेना में वेलाल धनिक अशोक भर्ती किए जाते थे। युद्ध में मरे सैनिकों की स्मृति में पाषाण मूर्तियां बनाई जाती थी, पाषाण मूर्तियां बनाई जाती थी। ठीक है, और इस प्रकार के हीरो स्टोन को नड्डूकल या वीरकाल कहते थे। ठीक है, और कल्ली बेली संगम साहित्य में युद्ध पत्ती की जानकारी है। कल्ली बेली संगम साहित्य में युद्ध पत्ती की जानकारी है। और सेना चतुरंगी नहीं थी, पैदल थे, हाथी थी, अश्व थी, औरत तब भी थी। ठीक है, और सेना को क्या पदे कहा जाता था, सेना को पदे कहा जाता था। ठीक है, और युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले वीरों को मारिया की उपाधि दी जाती थी। युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले वीरों को मारिया की उपाधि दी जाती थी। युद्ध में बंदी स्त्रियों को दासी बनाकर उनसे मंदिरों में दीपक जलाने का कार्य कराया जाता था। और पुरनानुरु में राजाओं की प्रशंसा में 400 पद्य है तथा एक कविता में चक्रवर्ती राजा की चर्चा की गई है। ठीक है, पुरनानुरु में राजाओं की प्रशंसा में 400 पद्य है, ये याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं सामाजिक स्थिति। ठीक है, सोशल स्टेटस। ठीक है, तो संगम काल में उत्तरी भारत की आर्य संस्कृति की तत्वों का दक्षिण में प्रसार हुआ। संगम काल में 4 वर्ग थे। एक होता था अरसर शासक, अंडनार ब्राह्मण, और वैनिगर वणिक, वैनिगर, वेल्लार क्या होता था, किसान होता था, वेल्लार किसान। ठीक है, संगमकालीन समाज उत्तर भारतीय समाज की भांति वर्ग भेद पर आधारित था। तो समाज था वो वर्ग उत्तर भारत की जैसे वर्ग भेद पर आधारित था, लेकिन शत्रुवर्ण व्यवस्था नहीं थी। ध्यान रखना, संगम काल में शत्रुवर्ण व्यवस्था है वो नहीं थी। ठीक है, और दास प्रथा भी नहीं थी, ठीक है, शत्रुवर्ण व्यवस्था नहीं थी और दास प्रथा भी नहीं थी, लेकिन वर्ग भेद जरूर था। और ब्राह्मणों को सर्वोच्च सामाजिक दर्जा था और सबसे उच्च श्रेणी में ब्राह्मण आते थे। ठीक है, और संगम काल में भी जाति प्रथा का आधार व्यवसाय ही थे। संगम काल में जो जाति होती थी, जाति प्रथा का जो आधार है वो क्या होता था, व्यवसाय होता था। क्या होता था, व्यवसाय ही थे। और व्यवसाय का जो आधार है विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति हुआ करती थी। ठीक है, जैसे भौगोलिक स्थिति डिमांड कर रही है वैसा व्यवसाय है। ठीक है, और समाज का विभाजन क्षितिजीय यानी कि हॉरिजॉन्टल आधार पर था, न कि आर्यवर्ण व्यवस्था की भांति ऊर्ध्वाधर वर्टिकल नहीं था। जो समाज का विभाजन था वो कैसा था, क्षितिजीय था, हॉरिजॉन्टल था। ठीक है, और तमिल क्षेत्र में ब्राह्मणों का आगमन सर्वप्रथम संगम काल में ही होता है। तमिल क्षेत्र में ब्राह्मणों का जो आगमन है वो सर्वप्रथम संगम काल में ही होता है। क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग तथा किसान वर्ग मिलकर गैर ब्राह्मण वर्ग बनाते थे। अतः समाज मोटे रूप से ब्राह्मण एवं गैर ब्राह्मण 2 भागों में ही बटा था। ठीक है, भूमि अधिकतर वेल्लार जाति के हाथों में थी और ये धनी कृषक था। वेल्लार ये क्या होते थे, ये धनी कृषक वर्ग थे। ठीक है, वेल्लाल। ठीक है, वेल्लार नहीं वेल्लाल, यह वेल्लार ये की बात। और शासक वर्ग भी वेल्लाल जाति से ही निकला था। जो शासक वर्ग है वो भी वेल्लाल जाति से ही निकलता था। और वेल्लाल के प्रमुख को है जो वेलिर कहा जाता था। वेल्लार का जो प्रमुख होता था उसको वेलिर कहा जाता था। और खेतों में काम करने वाले जो मजदूर होते थे उसको क्या, कडेसियर कहते थे। कडेसियर क्या है, खेतों में काम करने वाले मजदूर, क्या कडेसियर, जो निर्धन वर्ग में आते थे। ये किसमें, निर्धन वर्ग में आते थे, ये खेतों में काम करने वाले मजदूर थे, कडेसियर। और वेल्लाल 2 वर्गों में विभाजित थे, एक धनी कृषक और एक भूमिहीन या निर्धन वर्ग। ठीक है, चोल राज्य में धनी कृषक को वेल,
छोल राज्य में जो धनिक कृषक होते थे उसको उसको वेल था आरसू की उपाधि दी जाती थी। आरसू की उपाधि दी जाती थी धनिक किसानों को थी। वो पांड्य राज्य में इन्हें कविदी, वो पांड्य राज्य में हम आते हैं तो उसमें है जो इसको कविदी की उपाधि दी जाती थी। परियार क्या है? परियार पशु की खाल या चमड़े का काम करने वाले जो होते थे उसको परियार कहा गया। और एनियर, एनियर ये क्या होते थे? एनियर शिकारी होते थे। एनियर शिकारी होते थे, ध्यान रखना। एनियर क्या होते थे? एनियर शिकारी होते थे, ठीक है। पुल्लेयल, पुल्लेयन, पुल्लेयन ये रस्सी की चारपाई बनाने वाले, रस्सी का कार्य कराने वाले, रस्सी का कार्य करने वाले थे, ठीक है। और मलवर, मलवर या कलवर, मलवर या कलवर उत्तरी सीमा पर रहने वाले जो लोग डाका डालते थे उसको मलवर, मलवर या कलवर कहा जाता है। डाका डालने वाले होते थे उसको मलवर या कलवर का कलवर का देता था, ठीक है। मलवर या कलवर डाका डालने वाले, उत्तरी सीमा पर रहने वाले, ठीक है। मरवा नामक जाति वेत्सी कोहरण प्रथा प्रसिद्ध थी। वेत्सी प्रथा में पशुओं की चोरी या लूट की जाती थी। उच्च सैनिक वर्गों में सती प्रथा का प्रचलन था। उच्च सैनिक वर्गों में सती प्रथा का प्रचलन था, ठीक। उच्च सैनिक वर्गों में सती प्रथा का प्रचलन था। विधवा विवाह एवं पुनर्विवाह का प्रचलन था। सूत काटने वाली स्त्रियों को परुटी या पेंटुकल कहते थे, ठीक है। वैश्यावृत्ति को सम्मानित दर्जा प्राप्त था। वैश्याओं के दो वर्ग थे, एक कवि गेयर वैश्याओं के वर्ग, ठीक है। एक कवि गेयर और एक प्रतियर, और कवि गेयर, ठीक है। सारण काव्य को वाचने वाली एवं नृत्य करने वाली स्त्रियां वारीलियार कहलाती थी। क्या कहलाती थी? वारीलियार कहलाती थी। और अंतरजातीय विवाह भी प्रचलित था। अंतरजातीय विवाह भी प्रचलित था। और दो प्रकार के विवाह प्रचलित थे। एक होती थी कलाबी, ये माता पिता की जानकारी के बगैर किया जाता था। कलाबू माता पिता की जानकारी के बगैर। और कारपू ये परिवार वालों द्वारा किया जाता था। और पंचतीर्णय ये संगम काल में स्त्री पुरुषों का प्रणय निवेदन था। पंचतीर्णय या 5 तीर्णय, ठीक है। उसके बाद पैरुंदिर्णय ये अनुचित प्रेम होता था। अनुचित प्रेम, ठीक है। इसके बाद कोक्की, पैरुंदिर्णय अनुचित प्रेम। और कैकिडे ये एक पक्षी प्रणय निवेदन था। इनकी एक यात्रा दिए एक पक्षी प्रणय निवेदन कैकिडे। गायक और नर्तकों को पार्नर और विडेलियर कहा जाता था। गायक और नर्तकों को पार्नर और विडेलियर कहा जाता था। संगम काल में विदुषी औरतों को अवयार, संगम काल में जो विदुषी स्त्रियां थी उसको अवयार कहा जाता था। स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी, किंतु स्त्रियों को राज के आसन पर आसीन होने का अधिकार भी था। मेगस्थनीज के अनुसार पांड्य राज्य में हेराक्लिस की पुत्री का शासन था, ठीक है। पांड्य राज्य में कैसा? हेराक्लिस की पुत्री का शासन था। पेरियाल, प्लाइयाल एवं सेन गोट्रीटपाल आदि भिन्न भिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र थे। और मुख्य वाद्य यंत्र क्या था? याल था। तो ये पेरियाल है, प्लाइयाल है, सेन गोट्रीटपाल। अगर पूछा करते को कैसे नाम, ऐसे लगता ही नहीं है ये वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं कि पेरियाल, प्लाइयाल और सेन गोट्रीटपाल ये क्या है? वाद्य यंत्र है कि हथियार है कि प्रशासनिक पदनाम है, ठीक है। और ये क्या है? संगमकालीन वाद्य यंत्र थे, ठीक है। जनजातियाँ कुदिसी कहलाती थी। जनजातियाँ क्या कहलाती थी? कुदिसी कहलाती थी, जिसमें तुदियान, परेयान, पन्नान, वेलन, कदम प्रमुख थी, ठीक है। चेट्टी नामक वाणिज्यिक समुदाय संगम काल से ही प्रसिद्ध था। चेट्टी नामक वाणिज्यिक समुदाय संगम काल से ही प्रचलित था। वेलवी शब्द यज्ञ के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ। वेलवी क्या? वेलवी शब्द यज्ञ के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। और संगम युग में पान सुपारी का प्रचलन हुआ था। संगम काल में पान सुपारी का प्रचलन हुआ था। कौवा को शुभ पक्षी माना जाता था, जो अतिथि आगमन, विधेयियों को पति के आगमन की सूचना देता था। वह एवं समुद्री जहाज की भी यात्रा में इसके साथ इसे साथ रखा जाता था, कौवे को, ठीक है। इसके बाद विभिन्न जातियां देखते हैं। उबनार क्या है? नमक को कहा जाता था। कुचावर ये कुमार को कोलार, उबनार नमक, कुचावर कुमार, लोहार को कोलार, किसको? लोहार को थेचर ये खाती को, वनार धोबी को, उल्लावार हलवाई को, और पर्दावार ये मछुआरा को कहा जाता है। पर्दावार किसका नाम था? मछुआरा, इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन देखते हैं, आर्थिक स्थिति देखते हैं। आर्थिक स्थिति, ठीक है। संगम काल में कृषि पशुपालन, सॉरी कृषि लिखा हुआ था यहाँ पे, कृषि। संगम काल में कृषि, पशुपालन, शिकार जीविका के मुख्य आधार थे।
कावेरी नदी डेल्टा के बारे में कहा जाता था कि जितनी जितनी जमीन पर जितनी जितनी जमीन पर एक हाथी लेट सकता हो उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती थी, तो उपजाऊ थी। ठीक है, संगम साहित्य में धान, रागी एवं गन्ने की पैदावार का रोचक वर्णन है। निम्न वर्ग की महिलाएं मुख्यतः खेती कार्य में संलग्न थी, उन्हें कटेशिर कहा जाता। निम्न वर्ग की जो महिलाएं थी वो खेती के कार्य में संलग्न थी, उसको क्या कहा गया है? कटेशिर कहा गया है। क्या कहा गया है? कटेशिर कहा गया है। ठीक है, और संगम साहित्य में 5 प्रकार की भूमियों का उल्लेख है जो तिलाई भौगोलिक संरचना से जुड़ी थी। भूमिकर को करई कहते थे। करई किसका नाम है? करई भूमिकर था। करई क्या था? एक लैंड टैक्स था। करई भूमिकर था। करई क्या था? एक भूमिकर था जो 1/6 1/6 कड़मे राजा को दिया जाने वाला भाग था। और जो कड़मे क्या था? राजा को दिया जाने वाला एक भाग था। ठीक है, और संगम साहित्य में गेहूं का उल्लेख नहीं मिलता। ध्यान रखना, संगम साहित्य में गेहूं का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, धान, गन्ना और रागी जो प्रमुख फसलें थी। धान, रागी और जो प्रमुख फसलें थी। धान, रागी और जो प्रमुख फसलें थी। धान, रागी और जो प्रमुख फसलें थी। दक्षिण भारत में अगस्त्य ऋषि द्वारा कृषि का विस्तार किया गया। दक्षिण भारत में अगस्त्य ऋषि द्वारा कृषि का विस्तार किया गया। जहाजों का निर्माण तथा कताई बोने का महत्वपूर्ण उद्योग था। उरेयूर सूती वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र था। उरेयूर सूती वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र था। अधिकांश व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था। जो अधिकांश व्यापार था वो कैसे होता था? वस्तु विनिमय द्वारा होता था। और बाजार को अवनम कहते थे। बाजार को क्या? अवनम कहते थे। संगम कालीन प्रमुख बंदरगाह। पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर बंदरगाह अधिक थे। पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट है वहाँ पे बंदरगाह अधिक थे। और पश्चिमी तट की मुख्य बंदरगाह नोरा, तोंडी, मुशीरी, कोंडूमडम बंदर, वांजी, करोरा और नैलसिंडा थे। ठीक है, और पांड्य राज्य के बंदरगाह शालीयूर और कोलची पूर्वी तट पर, नैलसिंडा पश्चिमी तट पर था। नैलसिंडा कहाँ था? पश्चिमी तट पर। ठीक है, और छोल राज्य के सभी बंदरगाह वो पूर्वी तट पर थे। छोल राज्य के बंदरगाह सभी कहाँ थे? सभी पश्चिमी तट पर थे। ठीक है, पुहार, कावेरीपट्टनम जिसका नाम है अभी, उरेयूर और पोडुका, ये छोल राज्य के बंदरगाह है। ठीक है, पुहार, कावेरीपट्टनम, उरेयूर और पोडुका। ठीक है, उरेयूर ध्यान रखना, ये पांड्य का नहीं है, छोल साम्राज्य का है। ठीक है, पांड्य का तो है शालीयूर और गोरके और नैलसिंडा ये है। ठीक है, ये दोनों पूर्वी और पश्चिमी दोनों तरफ पे थे इनके। ठीक है, जबकि पूर्वी तट पे ज़्यादा, जो पश्चिमी तट पर अधिक बंदरगाह थे। ठीक है, समय था पश्चिम तट पर अधिक बंदरगाह थे उस टाइम। ठीक है, और संगम युग का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था तो वो कौन सा था? बुहार था। संगम युग का महत्वपूर्ण जो बंदरगाह था वो क्या कौन सा था? संगम युग का महत्वपूर्ण बंदरगाह पुहार था। वसव समुद्र मद्रास पालार नदी के किनारे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। टालमी ने कावेरीपट्टनम को खबेरी इस्लाम दिया। क्या दिया है? टालमी ने कावेरीपट्टनम को खबेरी इस्लाम दिया है। तोंडी, मुशिरी तथा पुहार में यवन लोग बड़ी संख्या में विद्यमान थे। पेरिपल्स में जहाजों को कौंदलिया एवं संगर कहा गया है। पेरिपल्स में जहाजों को कोलंदिया एवं संगर कहा गया है। ठीक है, संगम काल में रोम के साथ व्यापार उन्नत अवस्था में था। संगम काल में रोम के साथ व्यापार था वो उन्नत अवस्था में था। ठीक है, अरिकामेडू स्थल जिजिया अयरन कूपर नदी तट पर था। नीलकंठ शास्त्री ने इसे रोमन बस्ती कहा है। यहाँ से रोमन बस्ती, एम्फोरा जार, मन के कारखाने, रोमन द्वीप के टुकड़े, रोमन सम्राट अगस्टस और टिबेरियन की मोहरें, इनमें सबसे बड़ा माल गोदाम मिला है। अरिकमेडू से 3 प्रकार के मृदभांड मिले हैं। अरिकमेडू से कितने प्रकार के? 3 प्रकार के मृदभांड मिले हैं। एरेटाइन, एम्फोरा, चक्रांकित मृदभांड और रोलेट। पेरिपल्स ने अरिकमेडू को पोडुका कहा है। पेरिपल्स ने अरिकमेडू को क्या? पोडुका कहा है। और रोमन सम्राट नीरो के सिक्के भी तमिल क्षेत्रों से मिले हैं। अलग गुलम से भी रोमन व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। चेरों की प्राचीन राजधानी करूर, वांजी से भी रोमन सुराइयों के टुकड़े, रोमन ताम्र सिक्के तथा ग्रेफाइट चिन्हों वाले काले और लाल मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। ठीक है, और
कोडुमनल संगम काल का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। संगम साहित्य से यहाँ भारत रोमन व्यापार का वर्णन मिलता है। अज्ञात नाविक द्वारा लिखी गई पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी के संगम काल के व्यापार आयात निर्यात के संबंध में जानकारी भी मिलती है। ठीक है, ये पहले पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी लाल सागर वो आ गया। ठीक है, और पश्चिमी देशों को काली मिर्च, मसालों, हाथी दांत, रेशम, मोती, सूती वस्त्र, मलमल आदि का निर्यात किया जाता था। रोमिला थापर ने काली मिर्च को काला सोना कहा है। रोमिला थापर ने काली मिर्च को काला सोना कहा है। ठीक है, तो ये जो काली मिर्च है वो वहाँ पे जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ पे जो उगाया जाता था और उसके बदले में जो सोना लाया जाता था। तो उस समय जो यूरोपीय जो थे जैसे जो डच कॉलोनी है इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था सोने के एक्सपोर्ट पर। ठीक है, नेक्स्ट आयातित वस्तुओं में सिक्के, पुखराज, छपे हुए वस्त्र, शीशा, टिन, तांबा, शराब प्रमुख थे और सर्वाधिक जो आयात है वो सोने चांदी का था। सर्वाधिक आयात किसका था? सोने चांदी का था। ठीक है, और यवन व्यापारी मुशीरों में जहाजों में सोना भरकर लाते और यहाँ से काली मिर्च तथा समुद्र और पर्वतों से प्राप्त दुर्लभ वस्तुएं हैं वो ले जाते। पुहार एक सर्वदेशीय, पुहार क्या था? एक सर्वदेशीय महानगर, कॉस्मोपॉलिटन सिटी। क्या थी? कॉस्मोपॉलिटन सिटी थी पुहार एक। ठीक है, यहाँ विभिन्न देशों के नागरिक रहते थे। यहाँ पे विभिन्न देशों के नागरिक रहते थे पुहार में। ठीक है, संगम काल में दक्षिण भारत का मलय द्वीप वो चीन के साथ व्यापार था। ठीक है, संगम काल में दक्षिण भारत का मलय द्वीपों और चीन के साथ भी व्यापार था। यूनान के दक्षिण के साथ व्यापार के कारण ग्रीक भाषा में चावल, अदरक आदि शब्द तमिल भाषा से लिए गए हैं। और नीरपेयारू भी एक प्रमुख समुद्री बंदरगाह था जहाँ से पश्चिम से घोड़े आयात की जाते थे नीरपेयारू से। ठीक है, और अराग की एक प्रकार का मलमल था। अराग की एक प्रकार क्या था? मलमल था जिसे निर्यात किया जाता था। ठीक है, जिसे निर्यात किया जाता था, आयात नहीं। ठीक है, और उरेयू से संगूरा व्रतों के महापाषाणी संविधानों का साहित्यिक विवरण में प्राप्त होता है। उरेयूर या आर्थोरा चोलों की प्राचीनतम राजधानी मलमल सूती वस्त्र व मोतियों के लिए प्रसिद्ध थी। कावेरी के उत्तर में स्थित अलगरे नामक नगर महापाषाण काल का एक भव्य आवासीय एवं समाधान केंद्र था। यहाँ के भित्ति आरेख हड़प्पा व ताम्रपाषाणी भित्ति आरेखों से मिलते जुलते हैं। कोलसी पांड्यों की प्रारंभिक राजधानी थी, वो मोतियों के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है, पेरिपल्स के अनुसार मुसिरी यानी कि जो पेरियार नदी तट पर है। मुसिरी कहाँ पे है? मुसिरी पेरियार नदी तट पर। ठीक है, में अगस्टस का मंदिर था और यहाँ पर रोमन सेना की टुकड़ियां भी रहती थी, रोमन साम्राज्य की टुकड़ियां भी रहती थी। ठीक है, और पेरिपल्स के संगम युग के 24 बंदरगाहों का उल्लेख किया गया है जो सिंधु मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत थे। और मणिपलवन व मरुवर पाकम भी संगम युगीन बंदरगाह थे। ठीक है, भूमि माप की इकाई वैली या माह होती। भूमि मापन की इकाई क्या? वैली या माह क्या है? भूमि मापन की एक इकाई है। भूमि मापन की एक इकाई है। ठीक है, और अम्बानम अनाज का माप थी। अम्बानम क्या थी? अनाज का माप थी। नाली, उलाकू, अलाक भी छोटे माप थे। मैगस्थनीज ने पांड्य राज्य का उल्लेख मापद नाम से किया है। मैगस्थनीज ने पांड्य राज्य का उल्लेख कैसे किया है? मापद नाम से किया है। घुमक्कड़ व्यापारियों को अया बोल कहा गया है। घुमक्कड़ व्यापारियों को क्या कहा गया है? अया बोल कहा गया है। और पड़ोसी क्षेत्र के लिए पक्कम शब्द आया है। पड़ोसी क्षेत्र के लिए क्या शब्द आया है? पक्कम शब्द आया है। ठीक है, और संगम युग में मंत्रियों को अम्यचार कहा गया है। संगम युग में मंत्रियों को क्या कहा गया है? अम्यचार कहा गया है। ठीक है, राजस्व की शब्दावली करई भूमि कर उपज का 1/6वां भाग और उल्बू या संगम ये क्या है? सीमा शुल्क या पथकर है। और वरीयमवारी ये वह इकाई क्षेत्र जिससे कर लिया जाए। ठीक है, इरई ये सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर इरई तथा युद्ध में लूटा हुआ माल उसको इरई कहा जाता था। कड़मे या पांडु ये क्या था? कड़मे या पांडु ये राजा को अदा किया जाने वाला कर था। राजा को अदा किया जाने वाला कर था। ठीक है, वारियार वरीयमवारी से कर वसूल करने वाले अधिकारी। ठीक है, वारियार। इराकू या इरवे क्या होता था? इराकू या इरवे
बलपूर्वक उपहार था। ठीक है, उसके बाद धार्मिक जीवन की बात करते हैं। संगम युग में दक्षिण भारत में वैदिक धर्म का आगमन हो गया था। दक्षिण भारत में मुरुगन की उपासना सबसे प्राचीन है। मुरुगन का एक अन्य नाम सुब्रमण्यम भी मिलता है और बाद में सुब्रमण्यम का एकीकरण स्कंद कार्तिकेय ने किया था। ठीक है, अब देखते हैं 3 संगम देखते हैं, ये बाद में देखेंगे, पहले ऊपर से देख लेते हैं। ठीक, मुरुगन का दूसरा नाम वेलन था। मुरुगन का दूसरा नाम क्या था? वेलन था। वेल या बर्ची इसकी प्रमुख अस्त्र था। वेल या बर्ची इसका प्रमुख अस्त्र था और मुरुगन का प्रतीक मुर्गा था। मुरुगन का प्रतीक क्या था? मुर्गा था। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा था। पहाड़ी क्षेत्र में शिकारी पर्वत देव के रूप में मुरुगन की पूजा करते थे। पहाड़ी क्षेत्र के शिकारी पर्वत देव के रूप में मुरुगन की पूजा करते थे। मुरुगन की पत्नियों में एक कुर्वस नामक पर्वतीय जनजाति की स्त्री है। ठीक है, मरियम्मा परशुराम की माता चचक की देवी, ठीक है, देवी थी। और येल्लम्मा सीमा की देवी। येल्लम्मा क्या है? सीमा की देवी। और कौरले विजय की देवी थी। कौरले विजय की देवी थी। येल्लम्मा सीमा की देवी थी। विष्णु का तमिल नाम तिरुमल है। विष्णु का नाम क्या है? विष्णु का तमिल नाम तिरुमल है। विष्णु को तमिल में क्या तिरुमल कहते हैं? क्या कहते हैं? तिरुमल कहते हैं। ठीक है, विष्णु का तमिल नाम तिरुमल है। और विष्णु मंदिर को विनागर कहते हैं। विष्णु मंदिर को क्या विनागर कहते हैं। किसान मरुंडम इंद्रदेव की पूजा करते थे। किसान किसकी? मरुंडम या इंद्रदेव की पूजा करते थे। पुहार के वार्षिक उत्सवों में इंद्र की पूजा विशेष पूजा होती थी। मणिमेखले में कपालिक शैव संन्यासों का वर्णन है। इसमें बौद्ध धर्म के दक्षिण में प्रसार का भी वर्णन है। ठीक है, और शिल्पाधिकारम में जैन धर्म के संस्थानों का वर्णन है। शिल्पाधिकारम में जैन धर्म के संस्थानों का वर्णन है। संगम साहित्य में भौगोलिक क्षेत्रों के नाम और उसके देवता देते हैं। प्राचीन तमिल क्षेत्र और उसके निवासी और देवताओं के नाम। कुरिची पहाड़ियाँ, कुरवास मुरुगन निवासी कुरवास और मुरुगन देवताओं का नाम। ठीक है, तलाई सुकी या रेतीली भूमि निवासी मोरावर और देवताओं के नाम कौरनवाई या कौरवाई कुरवास। ठीक है, मुलाई ये जंगली अछारा भूमि को मुलाई कहा जाता था। आवार और मेयन विष्णु। ठीक है, मरुदम ये कृषि उपजाऊ भूमि होती थी। वेलारस और इंद्र देवता थे। ठीक है, नेडल समुद्र तटीय मैदान होता था। ठीक है, नेडल क्या होता था? समुद्र तटीय मैदान होते थे। और मिनीवार निवासी क्या मिनीवार और देवता वरुण थे। ठीक है, नेडल समुद्र। उसके बाद अब देखते हैं 3 संगम देखते हैं। प्रथम संगम ऋषि कौन सा? अध्यक्ष अगस्त ऋषि था। द्वितीय अध्यक्ष कौन था? तोलाकापियर। और तीसरे का अध्यक्ष कौन था? नकीरर था। तीसरे का अध्यक्ष कौन था? नकीरर। तीसरे का अध्यक्ष कौन था? नकीरर। द्वितीय का कौन था? तोलाकापियर। और प्रथम का कौन था? अगस्त ऋषि। और जो द्वितीय का तोलाकापियर है संस्थापक अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे। ठीक है, संरक्षक की बात करें तो जो प्रथम संगीति हुई थी, प्रथम संगम हुआ था अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में। उसमें 89 पांड्य शासक संरक्षक थे। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था? मदुरा में हुआ था। मदुरा अब समुद्र में विलीन है, जो कि अभी नहीं है, समुद्र में विलीन है। ठीक है, मदुरै में। और जो दूसरा हुआ था तोलाकापियर की अध्यक्षता में 59 पांड्य शासकों ने संरक्षण दिया था। और कपाटपुरम अलवे में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कपाटपुरम अलवे में हुआ था। और जो तृतीय नक्कीरर की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? नक्कीरर की अध्यक्षता में हुआ था। और 49 पांड्य शासक थे और उत्तरी मदुरा में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? उत्तरी मदुरा में। ठीक है, जो मेन मदुरा वो तो अभी विलीन है। ठीक है, कहाँ हुआ था? उत्तरी मदुरा में हुआ था। और परंपराओं के अनुसार प्रथम संगम 4400 वर्ष चला। इसमें 549 सदस्य थे, जिसमें द्वितीय संगम 3700 वर्ष चला, 3700 वर्ष तक चला। और तीसरा संगम 1850 वर्ष तक चला। ठीक है, और तीनों संगमों का कुल जो काल है वो 9950 कितना? 9950 था। तीनों का कुल कितना था? 9950 था। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये पूरा हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे यूनिट 13 अध्याय 13 से गुप्त साम्राज्य।